हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिश फ्रेम। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसे हम रिवाइज करेंगे और जो फॉर्मूले आज मैं लिखवाऊंगा वो आपको टिप्स पर होने चाहिए, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर आप IIT JEE के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या आप BSc कर रहे हो। आपके ये फॉर्मूले जो हैं ये आपके टिप्स पर होना चाहिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सबसे पहली बात आती है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Coulomb's law of electrostatics। सो दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो Q1 और Q2 और डिस्टेंस मान लीजिए दोनों के बीच में R है, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इट इज़ गिवन बाय मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं हम, फोर्स वैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ गिवन बाय K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर K इज़ 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस अपने पास हैं, से n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो फिर किसी चार्ज Q पर इन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये दिया जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, force on this Q charge due to these n number of charges is given by resultant force. This is K and QI divided by RI square, where I run from 1 to n, ठीक है, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, से एट सम डिस्टेंस स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इट्स फॉर्मूला इज KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सो रिलेशन क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है Q नोड, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए Q नोड है और ये Q चार्ज से R डिस्टेंस दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो Q चार्ज है, ठीक है, ये R डिस्टेंस दूरी तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। और ये चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q नोड। सो हम Q नोड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई कर दें, देन आई एम गेटिंग दी फोर्स। सो फोर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q नोड E, ठीक है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी हैं, बट यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं अराउंड ए चार्ज, जो हम मान के चलते हैं। सो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, they never intersect each other, ठीक है। सेकंड है they start from positive charge, ठीक है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि they originate from positive charge and terminate to negative चार्ज। नेक्स्ट है दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। फोर्थ है इनके अंदर कभी सडन ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि सडन ब्रेक आया तो चार्ज जो है वो जंप कर रहा होगा, ऐसा मान के चलेंगे, बट जो है ऐसा इम्पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट दे हैव नो सडन ब्रेक्स, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी कंडक्टर के लिए है, कंडक्टर्स के केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू दी surface of
ए चार्ज्ड कंडक्टर। सिक्स्थ है, ये प्रॉपर्टी भी कंडक्टर के साथ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर्स के अंदर जीरो होती है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी कंडक्टर के अंदर जो है आपको शो नहीं करना होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर। सो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। सो नेक्स्ट इज, सपोज कीजिए यहाँ पर इंफिनिटी से आप एक चार्ज क्यू नोट, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नोट, आप उसको लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा गया है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो सपोज कीजिए r डिस्टेंस दूरी पर है। यहाँ पर पॉइंट P पर आपने इस चार्ज क्यू नोट को लेकर के आना है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ये चार्ज क्यू, ठीक है, अपने चारों तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अगेंस्ट आपने जो है वर्क डन करना होगा जब आप जो है इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आएंगे, पॉइंट P तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉइंट P पर इस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो देखिए सबसे पहले तो। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए सिंगल चार्ज Q। उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस कितना है R है, ठीक है। और इसको अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें Q नोट से, ठीक है, सो W इज इक्वल टू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय Q नोट, देन आई एम गेटिंग Q नोट मल्टीप्लाइड V, देन आई एम गेटिंग द वर्क डन, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू Q नोट मल्टीप्लाइड विद द V, सो दैट मीन्स इट इज Q नोट डिवाइडेड बाय 4πε0 R. This is the work done to bring a test charge from infinity to a point in the vicinity of another charge Q, and this amount of work done is stored in terms of electrostatic energy, ठीक है। इसको आप U से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किन्हीं दो आपने पॉइंट्स के बीच में अगर आप वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है, ये मान लीजिए एक चार्ज को आप लेकर के जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, और ये कोई दूसरा चार्ज रखा है, मान लीजिए यहाँ पर रखा है क्यू नोट को लेकर के जा रहे हैं आप, क्यू यहाँ पर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपका वर्क डन होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू नोट मल्टीप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स VB माइनस VA, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि अगर ये डिस्टेंस सेम हुआ, ये डिस्टेंस सेम अगर है तो VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स वी से दैट द A टू B दिस सरफेस, ठीक है, किसी सरफेस के अलोंग तो आप मूव करेंगे ना इस चार्ज क्यू नॉट को, ठीक है। देन दिस सरफेस, दिस इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। Why equipotenशियल सरफेस? Because you see here the work done to move charge from point A to B, this is 0 because the potential at point A, potential at point B is same. So equipotential surface पर potential की वैल्यू हर पॉइंट पर क्या होती है, सेम होती है। So there is no work done to move a test charge from one point to another on the equipotential surface, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये एक सिस्टम है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। सो वन इज माइनस क्यू, अनदर इज प्लस क्यू, and they are separated by finite small distance and it is 2a, ठीक है। इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है q into 2a, दिस इज द डाइपोल मोमेंट। इसको चार्ज कितना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, मल्टीप्लाइड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वी आर गेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर्स कितना लगता है ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि कोई भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इसको अगर रख दें, देन देयर इज नो
ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइपोल को रख दें और ये डाइपोल जो है इस तरीके से मूव करे, इन द ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स उसके ऊपर कितना लगता है, 0 लगता है, ठीक है। एक चार्ज के ऊपर लगता है प्लस QE और एक के ऊपर फोर्स कितना लगता है माइनस QE, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं कि टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल when it is placed in uniform electric field, यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल को प्लेस करें तो टॉर्क कितना एक्ट होगा वो हमें निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। अगर देखें यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। सो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क तब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा क्या होगा, 1 होगा। साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये P और E के बीच का एंगल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, P क्रॉस E, क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एट सम एंगल थीटा। यहाँ पर क्योंकि एंगल थीटा नहीं बन रहा है, एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगा, फोर्स तो ऑलरेडी 0 ही है ही, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस तरीके से डाइपोल प्लेस किया गया है, सिंपल माइनस Q, दिस इज प्लस Q एट सम एंगल से थीटा, ठीक है। और हमने चलिए थीटा 1 मान लेते हैं। सो थीटा 1 से लेकर के अगर हमें थीटा 2 ले जाना है, इसे थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्प्लेस करें या रोटेट करें तो हमें बाहर से क्या करना होगा, वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस वर्क डन की क्या वैल्यू होती है, उस वर्क डन की वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं इट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस फॉर्मूला इज माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो इनिशियली जो एंगल होगा दैट मीन्स थीटा 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, ठीक है। और थीटा 2 सम आप थीटा एंगल सपोज कर सकते हैं। जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उस टाइम पर थीटा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू आप कुछ थीटा सपोज करके चल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिल जाएगी अंडर द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड अंडर द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। सो नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें पोटेंशियल गिवन है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, देन आई कैन यूज दिस फॉर्मूला माइनस dV/dx, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल x का फंक्शन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पोटेंशियल r का फंक्शन है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस dV/dr, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, देन द फॉर्मूला इज माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू r E डॉट dx। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, से V2 माइनस V1, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस ऑफ 1 to 2 E डॉट dx, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, E dx, E का मैग्नीट्यूड, dx का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल देखेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द गोस थ्योरम, और यू से दैट गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा जो है इसको अडॉप्ट किया जाता है, और ये हमें फाइंड आउट करने में मदद करता है जब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये गोस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला जानते हैं आप, फाई इज इक्वल टू E डॉट एन कैप ds, ठीक है, ओवर सरफेस S, ठीक है। सो ये E डॉट एन कैप ds जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, ये हमें बताता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी सरफेस में से पास होने लग रही हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है E डॉट एन कैप ds, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज आउटवर्ड टू द सरफेस। जैसे ये कोई सरफेस है ना S, तो इसके आउटवर्ड यहाँ पर एन कैप लगता है,
ठीक है। और यहाँ पर जो आप एंगल देखेंगे ई वेक्टर डॉट, इसको आप ऐसे ले सकते हैं ई वेक्टर एन कैप, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो वेक्टर्स का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। सो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्फीयर के केस में होता है, ठीक है। स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 0 एंगल, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को आप इस इंटीग्रल से क्या ले सकते हैं, बाहर की डायरेक्शन में ले सकते हैं। और ds जो है इसका फॉर्मूला आप इजीली फिर यूज कर सकते हैं 4πr², ठीक है। सो ऐसा स्फीयर के केस में देखने को मिलता है। दिस फॉर्मूला इज फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is passing through a closed surface as this is given by the formula q divided by epsilon naught. That means 1 by epsilon naught times the charge which is enclosed by the closed surface, ठीक है। सो ये हमारे पास ये लॉ आ जाता है गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने में मदद करता है जब हमें चार्ज जो है गिवन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स के केस में, जैसे रिंग हो गया, वायर हो गया, डिस्क हो गया, उन सब केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सब की वैल्यूज क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है रिंग। तो रिंग जो है आपने इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया है। सपोज कीजिए इस रिंग की जो रेडियस है, वो मान लिया मैंने a है, ठीक है। और किसी दूरी r पर फ्रॉम सेंटर से लेकर के r डिस्टेंस दूरी पर आप जो है किसी पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। Q चार्ज आपने इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ये ऐसे Q चार्ज जो है आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, a है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसका फॉर्मूला होता है KQR डिवाइडेड बाय r² प्लस a² और इसकी पावर 3/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। और अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करें पॉइंट P पर, इसका फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय r² प्लस a² और इसकी पावर ½ तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट से r डिस्टेंस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जनरल पॉइंट किसी दूरी पर, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट r पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज से एट डिस्टेंस r फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला P डिवाइडेड बाय 4πε0 r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है। और यहां पर जो थीटा है ये आपके पास है, दिस इज -q, दिस इज +q। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर O से लेकर के पॉइंट P जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप इसको नाम दे सकते हैं r वेक्टर, ठीक है। सो P वेक्टर और r वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। सो P डिवाइडेड बाय 4πε0 r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos² थीटा माइनस 1। जब ये थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, सो ये जो पॉइंट P है ये कहाँ जाएगा, एक्सियल लाइन पर आ जाएगा। तो अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट P जो r डिस्टेंस दूरी पर है वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो सिंपली मैं एक्सियल लाइन के लिए क्या कर दूंगा, एक्सियल लाइन के लिए थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। वहीं दूसरे केस में अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यहां पर आप पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो है P cos थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 r², ठीक है। ये किसी भी जनरल पॉइंट P पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक्सियल लाइन के लिए अगेन हम थीटा को 0 रखेंगे, सो cos 0 1 हो जाएगा, सो इट वेरीज एज 1/r²। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। दैट मीन्स पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है इस केस में, 0 प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वायर। सो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, से लैम्डा है, ठीक है।
और आप किसी दूरी r पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस फॉर्मूला इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, गॉस थ्योरम से इसको प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पोटेंशियल एट पॉइंट P, इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ln ऑफ r1 बाय r2। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फॉर थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करिए, इसमें कांस्टेंट वैल्यू आती है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पर क्या करता है, इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है। सो किसी भी जनरल पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है कि दो अपने पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक अपने पास ये है, दूसरे अपने पास ये है। ठीक है, सो यहां पर कितने रीजन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अगर मान लीजिए प्लस सिग्मा है इसके ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर भी कितना है, प्लस सिग्मा है, तो आउटवर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड, यहां पर भी आउटवर्ड। ठीक है, सब जगह पर इन पॉइंट्स पर भी सब जगह आउटवर्ड हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर क्या है, पॉजिटिव है। सो यहाँ पर जो वैल्यू आती है इसकी वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमने निकाला था फॉर ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें यहाँ पर, सो रीजन 1 और रीजन 3, रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए दोनों की तरफ से क्या हो जाएगी, इसके और इसकी दोनों की ऐड हो जाएगी, और यहाँ पर रीजन नंबर 3 में ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दोनों को अगर हम ऐड कर दें देन आई एम गेटिंग सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो रीजन 1 और रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एडिटिव नेचर का है, सो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी, सो आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन नंबर 2 में देखें तो डायरेक्शन क्या है, इसकी इस डायरेक्शन में है फर्स्ट शीट की वजह से, और सेकंड शीट की वजह से इस डायरेक्शन में है। सो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आंसर कितना आने वाला है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 0। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर और यहाँ पर कितनी वैल्यू उसकी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चार्ज कंडक्टिंग शेल की। सो नेक्स्ट इज कंडक्टिंग शेल। ठीक है, शेल की रेडियस हम मानते हैं r है। सो ये कोई शेल है जिसको आपने चार्ज दिया है, तो कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, सारा चार्ज बाहर, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर आप निकालिए इनसाइड, उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी पॉइंट पर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इसकी वैल्यू गॉस थ्योरम से निकाली जाती है, इसकी वैल्यू आती है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है, r है। जब सरफेस पर निकाला जाएगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, सो स्मॉल r जो है वो कितना हो जाएगा, स्मॉल r कितना हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आउटसाइड अगर देखें, पोटेंशियल आउटसाइड, सो यह हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, किसी पॉइंट P पर आउटसाइड दिस शेल पोटेंशियल कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। नेक्स्ट बात करें पोटेंशियल इनसाइड, सो इट इज कांस्टेंट। पोटेंशियल इनसाइड कितना होता है, कांस्टेंट होता है, एंड दिस इज सेम द पोटेंशियल व्हाट इज एट सरफेस एंड इट्स वैल्यू इज, पोटेंशियल सरफेस पर कितना है, ये वैल्यू आउटसाइड है। सो सरफेस पर निकालने के लिए स्मॉल r कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। दैट मीन्स इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, चेंज स्मॉल r की जगह कैपिटल R। सो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये सरफेस पर होता है, यही कांस्टेंट वैल्यू है इनसाइड भी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब ये नहीं कि पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू सेम है, पोटेंशियल जो सरफेस पर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट P, कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट P आउटसाइड। ठीक है, सो कैसा आएगा ग्राफ, देखिए इनसाइड कितना है, इनसाइड 0 है, सो इनसाइड 0। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एट r इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट मीन्स ऑन सरफेस। तो सरफेस पर तो कांस्टेंट वैल्यू है, सो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, ये मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, दैट मीन्स आर ग्रेटर देन आर के लिए कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्राफ कैसा होगा। सो पोटेंशियल ग्राफ इधर ड्रॉ कर देते हैं, पोटेंशियल है यहाँ पर, डिस्टेंस है, ठीक है। कैसे वेरी करेगा, देखिए पोटेंशियल इनसाइड कांस्टेंट और सरफेस तक कांस्टेंट चलता रहेगा। सो आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ तक क्या है, कांस्टेंट है, सो ये कांस्टेंट है। फिर उसके बाद इट वेरीज एज 1/r, दैट मीन्स द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है। सो ये ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ग्राफ किसका होगा, पोटेंशियल का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जिसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है, रो है। सो नेक्स्ट इज ऑन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो दिस इज नॉन कंडक्टिंग, सो चार्ज कहां जाएगा, अंदर, और इसके जो रेडियस है, सपोज की जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हम फाइंड आउट करें एट एनी पॉइंट बाय गॉस थ्योरम, इट कम्स आउट टू बी रो r/3 ε0, ठीक है, ये वैल्यू आती है रो r/3 ε0। और देखिए अंदर जो है मैटर प्रेजेंट है, ना कि एयर और वैक्यूम, तो यहाँ पर ε0 की जगह हम एप्सिलॉन यूज कर देते हैं, एप्सिलॉन। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। सो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकाला जाता है, सो ये सॉलिड स्फीयर जो है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। सपोज कीजिए हम स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पर फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इसके लिए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, दैट मीन्स q डिवाइडेड बाय 4πε0r², ठीक है। और अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें ऑन सरफेस, सरफेस अगर हम फाइंड आउट करें, रो कैपिटल R हो जाएगा, रो कैपिटल R डिवाइडेड बाय 3ε0, दैट मीन्स स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, सो वेरी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स इट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी है वो कांस्टेंट वैल्यू, रो कैपिटल R/3ε0, ये वैल्यू है, ठीक है। एंड देन इट वेरीज एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दैट मीन्स द ग्राफ लुक्स लाइक दिस, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो ये ग्राफ आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल की। सो पोटेंशियल सबसे पहले देखते हैं, पोटेंशियल आउटसाइड कितना होगा, पोटेंशियल आउटसाइड होगा q डिवाइडेड बाय 4πε0r, ठीक है। फिर बात करते हैं पोटेंशियल इनसाइड एट एनी डिस्टेंस से स्मॉल r, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए याद रखेंगे, q डिवाइडेड बाय 8πε0r 3 माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय कैपिटल R², ठीक है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए इसको आप ऐसे ले सकते हैं kq डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R, इसका ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। kq डिवाइडेड बाय 2r मल्टीप्लाइड विद 3 माइनस स्मॉल r² बाय कैपिटल R², ये होता है इनसाइड। अगर बात करें सरफेस पर, सो वी एट सरफेस, सो क्या चेंज हो जाएगा, देखिए स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा तो 3 माइनस 1, सो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा, 4, सो q डिवाइडेड बाय 4πε0 कैपिटल R, q डिवाइडेड बाय 4πε0 कैपिटल R, ये आ जाएगा, ठीक है। सो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा आएगा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसे आता है, पोटेंशियल R के साथ में इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर्स की। सो नेक्स्ट इज कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, टू स्टोर दी चार्ज, ठीक है। सो जब भी उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, उसमें चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो कैपेसिटर जो है, इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होता है उसकी वैल्यू होती है q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है और बैटरी जो है उसका पोटेंशियल जो है वो कितना है, इस पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, अगर दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करें, ठीक है, इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा इट इज C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इफ टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो देन नेट कैपेसिटेंस आता है C1 प्लस C2, ठीक है। इसके बाद में कैपेसिटर्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, कैपेसिटेंस इसका होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स। और अगर हम इसके अंदर जो है डाइलेक्ट्रिक फुल्ली इंसर्ट कर दें, ठीक है, सो कैपेसिटेंस जो है कितना चेंज हो जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। दैट मीन्स के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी हो जाता है, ठीक है। और भी काफी टाइप्स होते हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय b माइनस ए। तो यहाँ पर जो b है ये आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर एंड a इज द इनर रेडियस, इनर रेडियस। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर है, यहाँ लिख देते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है ये होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln ऑफ b बाय, ठीक है। इस कैपेसिटर की जो लेंथ है वो स्मॉल l है और a और b अगेन इनर और आउटर रेडियस है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। सो नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, दैट वैल्यू इज हाफ CV स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लीजिए C1 और C2 दो अपने पास कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस कितना है C1 और C2, ठीक है। तो C1 पर आप मान लीजिए V1 पोटेंशियल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, C2 पर आप V2 पोटेंशियल अप्लाई करने लग रहे हैं। सो यहाँ पर देखें तो डिपेंड करता है कि V1 ज़्यादा है कि V2 ज़्यादा है। चार्ज उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा जिसका हायर पोटेंशियल होगा से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक C1 और C2 का कॉमन पोटेंशियल नहीं हो जाता। उस कॉमन पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है, कॉमन पोटेंशियल, उसका फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। सो यहाँ से आप फाइनल एनर्जी अगर आप देखें, फाइनल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V कॉमन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इनिशियल एनर्जी इतनी, इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी इज हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमें एनर्जी लॉस फाइंड आउट करना है, एनर्जी लॉस, तो कितना हो जाएगा UI माइनस UF, ठीक है। ये इनिशियल एनर्जी इतनी थी, इनिशियल एनर्जी इज दिस एंड फाइनल एनर्जी इज दिस, ठीक है। दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एनर्जी लॉस बोलते हैं इसको, या फिर एनर्जी डिसिपिएटेड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन करवाते हैं आपको। सो क्वेश्चन इज, सपोज कीजिए अपने पास कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है C है। हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से, जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज होगी ना, पोटेंशियल जैसे आप अप्लाई करेंगे चार्ज होगा कैपेसिटर। सो अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस बैटरी को यहाँ से रिमूव कर दिया। जैसे चार्ज हो गया, इस बैटरी को क्या कर दिया आपने, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। और इसके बाद आपने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, सपोज कीजिए K, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट मीन्स K इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर वैक्यूम है तो इसकी वैल्यू ली जाती है 1। सो यहाँ से अगर हम देखें कि कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा, क्वेश्चन है कैपेसिटेंस में कितना चेंज आएगा जब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद आप डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। सो कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस कितना चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो कैसे चेंज होगा, एनर्जी स्टोर्ड है वो कैसे चेंज होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखिए, चाहे आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करें चाहे आप बैटरी को लगे रहने दें, दोनों ही केसेस में कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय K टाइम्स, दैट मीन्स फाइनल कैपेसिटेंस इज K टाइम्स द इनिशियल, दैट मीन्स K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। जब बैटरी को ऐसे डिस्कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज क्या होना है, सेम। सो फाइनल चार्ज और रिमूव करने से पहले जो चार्ज था दोनों क्या है, सेम है। तो चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज इज सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज Q इज इक्वल टू CV होता है। सो चार्ज तो सेम है, ठीक है। सो पोटेंशियल कितना आ गया यहाँ से, Q डिवाइडेड बाय C, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज, सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर होगा। तो इलेक्ट्रिक
फील्ड क्या होता है V डिवाइडेड बाई D, वेयर D इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ठीक है। सो ये सेपरेशन तो फिक्स ही रहना है, आप चाहे बैटरी को कनेक्ट करिए चाहे डिस्कनेक्ट करिए। पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो वो कितना होता है हाफ CV², ठीक है। सो कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो गया है, सो फाइनली जो है यहाँ से फाइनली हम देखें तो हाफ कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज हो गया है, पोटेंशियल K टाइम्स डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स V/K इसका होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हाफ CV² डिवाइडेड बाई K, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो क्या हो गया, K टाइम्स डिक्रीज हो गया है, ठीक है, K टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, इस बैटरी को लगे रहने देते हैं और फिर उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करिए। सो ये कुछ इस टाइप से है, कैपेसिटेंस इसका C है, बैटरी का पोटेंशियल कितना है V है, और इस बैटरी को लगे रहने देते हैं और फिर उसके बाद आप डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर सेम केस है, कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, K टाइम्स इंक्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए पोटेंशियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट सेम है, क्योंकि बैटरी को आप यहाँ पर लगे रहने दे रहे हैं, ठीक है। फिर आती बात चार्ज, तो चार्ज क्या होता है, Q = CV, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है लेकिन C जो है कैपेसिटेंस वो K टाइम्स इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स चार्ज जो इसके अंदर स्टोर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, ये K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, सो Q भी क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। सो यहाँ पर डिस्टेंस तो सेम रहेगा, पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट एट द लास्ट U = हाफ CV², ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। सो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स एनर्जी जो स्टोर हो रही है अब वो भी K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। CBSE का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।